पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा वही दिखाया जाएगा। मैं ना जनरेशन एक्स का हूँ। आई एम नॉट द गाय हु हैज नॉट बीन हग्ड। उस कैरेक्टर ने उस वर्ल्ड में किया। तो इंटरनेट पर आपकी वो क्लिप बहुत वायरल होती है इंडियन आइडल वाला, हालांकि आपने क्लियर किया है कि वो स्क्रिप्टेड था। मुझे ये बताइए कि रोडीज की भी हमने बहुत सारी क्लिप्स देखी जो अनस्क्रिप्टेड लगता है और बहुत ही रियल लगता है। क्या रोडीज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड हुआ करता था? नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं। अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं जानता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, बट मेरे टाइम पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी होगा पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा वही दिखाया जाएगा। और जानबूझ के भी गालियां या जानबूझ के स्क्रीन नहीं, शुरुआत में दो रीज़न होते थे जानबूझ के गाली देना या जानबूझ के चिल्लाने का। पहला रीज़न ये था जानबूझ के गाली देने का कि ये भाषा टीवी पे आप देखते नहीं हो, तो आप जो कैमरा कॉन्शियस हो रहे हो यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे, हम ऐसे तरीके से बात करेंगे कि आपको नहीं लगेगा ये टीवी के लिए, ये एक्चुअली ये आदमी मेरे पे गुस्सा, आई हैव टू डील विद दिस नाउ, मेरे को अब इस पे फोकस करना पड़ेगा। वो एक रीज़न था। दूसरा, अगर मुझे आप पसंद आते हो एज ए कैरेक्टर, तो मैं आपको धकेलूंगा एक अजीब जगह पर जहां पर आप या तो फटोगे या आप रोओगे या आप कुछ ना कुछ आपका रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन देख के लोग आप पे रिएक्ट करेंगे। तो ये दो टाइप होते थे जब मैं जानबूझ के करता था। अदरवाइज कई बार जो भी होता था वो ऑर्गेनिकली होता था। बचपन में स्कूल में आपके साथ जो हो रहा था, क्या आप अपने पिता से शेयर कर पाते थे? नहीं, मैं ना जनरेशन एक्स का हूँ। जेन एक्स जो होते हैं ना, वो ऐसे बने कि अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते, सिर्फ दोस्तों में। बट क्योंकि मैं और राजीव को फेलियर कहा जाता था, हमारे पेरेंट्स को उस पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे बारे में सुनना पड़ता था, हम एजुकेशन डिग्री वगैरह नहीं कर पाए, तो मेरा और राजीव का ना एक बहुत वो था कि अपने पेरेंट्स को बैड न्यूज़ से बचाना है। अगर हमारे यहाँ लड़ाई हो गई बाहर और पिट गए, ऐसा हुआ है, तो हम दोस्तों के घर जाके सोते थे जब तक हमारे जख्म भर नहीं जाए। कुछ ना कुछ घर पे बहाना मारते थे, जाते थे। जब मेरा डिवोर्स हो रहा था और मैं काफ़ी लोग मेरे बारे में चिंतित थे, तो मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा कैसे हो? मैं बोला मैं अच्छा हूँ। तो रोने लग गई, कहते अगर आप अच्छे नहीं होते आप बताते। मैं बोला नहीं, मैं आपको नहीं बताता। मैं आज भी बोल रहा नहीं बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर, एक मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जनरेशन ऐसा है, मेरे पहले का जनरेशन भी ऐसे ही है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो अपने मम्मी पापा को नहीं बताना, चिंता करेंगे वो। ऐसा था, पता नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो तो वो ये सोचे कि सबसे पहले अरे पापा का है, पापा को बताना है। वो बताता है आपको? हाँ, वो तो चुप नहीं होता यार, बट वो अभी 5 साल का है। जब बड़ा हो तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, बट मेरे अंदर ये थी। आपने पापा को हग किया कभी? हाँ, 24 घंटे यार। मेरे पापा माय बेस्ट फ्रेंड हैं, थे। 3 साल हो गए उनके गुजरे। एंड तक मैं उनके गोद में बैठता था। हाँ, गले मिलना, किस करना है, इधर हमारे लिए नॉर्मल है। आई लव हिम। सैटरडे होते ही मैं क्या, मेरे सारे दोस्त बोतलें लेके मेरे पापा के घर जाते थे। हमारा सैटरडे नाइट वही है, पापा के साथ बैठेंगे, चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, गाने सुनेंगे पुराने हिंदी, और बातें करेंगे, बकवास करेंगे, यही था। सो या आई थिंक आई एम नॉट द गाय हु हैज़ नॉट बीन हग्ड। मेरे को मेरे घर वालों से एक्सेप्टेंस, प्यार बहुत मिला है, दुलार। बट सर, आपको लेके जब कंट्रोवर्सीज हो जाती है, आपने डिवोर्स का जिक्र किया, जो आपने एक रोस्ट किया था एआईबी वाला, जब इतनी सारी चीजें हो गई, केस हो गए, मुकदमे हो गए, तो माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है ना, भले वो कितना बड़ा हो जाए, कितना पॉपुलर हो जाए। या मान लीजिए जब रोडीज को लेके बहुत सारी चीजें होती थी, रोस्ट वाली चीज हुई, पापा ने फोन करके कभी कुछ बोला कि क्या कर रहे हो? एक बार फोन करके नहीं, वैसे बातचीत हो रही थी बैठ के, और पापा ने बोला कि बेटे इतना गाली मत दिया करो। और मैंने कहा पापा, मैं उस टाइम बहुत स्ट्रेस्ड होता था यार काम में। मैं बोला देखो पापा, ऐसे बात मत करो, ठीक है? मुझे ये मेरा काम है, मुझे वो शो इस तरह बनाने दो जैसे मैं बनाता। डोंट मेक मी थिंक अबाउट यू। मैं अगर तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना कि मेरे पापा क्या सोच, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम कुछ मत बोलो इस बारे में, मुझे करने दो। पापा ने बोला नहीं बेटे, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तब समझ में आया कि
हाँ यार इन पे भी इफेक्ट होता होगा। एक बार मम्मी को, अब फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए वो, मम्मी और पापा को हम लेके गए, कोई एक म्यूजिकल कुछ इवेंट था, राजीव, मम्मी को वॉशरूम जाना था, राजीव लेके गया, और वहाँ एक आंटी थी, वो आई और राजीव को बोला कि, तो राजीव और मम्मी खड़े होते आए, आप वही रोडीज वाले हो ना? मैंने हाँ। उसने बोला हाँ मैं हूँ, और ये मेरी माँ है। तो इंट्रोड्यूस किया, माँ है, आपको कैसा लगता है ये आपका बेटा जो ऐसे करता है, आपको कैसा लगता है? मम्मी ने बोला प्राउड, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या बोलूँ, है ना? उन्होंने तो टॉन्ट किया था मेरी माँ को, बट जिस तरीके से मम्मी ने बोला, बच्चे के लिए तो, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक हमने वैल्यूज़ में ऐसी कुछ चीज़ दिखाई है जो उनका सर नीचा हो। दे हैड ओपिनियंस ऑन आवर वर्क, बट दे न्यू दैट ये अलग दुनिया है, ये एक इनका करियर है, इनको करने दो। जब तक ये किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, उल्टा काम नहीं कर रहे, इट्स फाइन। मैंने कहीं पढ़ा कि जो ऑडिशंस हुआ करते थे उसमें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट ने आपको फॉर्म के साथ 10 लाख रुपए की घूस देने की भी कोशिश की थी। ये क्रेज था उस समय। तो आपको वो मोमेंट जब इस तरह की चीजें होती थी तो आपको कैसा फील होता था कि ये प्यार है लोगों का, नहीं, या मान लीजिए किस लेवल तक वो लोग चल रहे हैं? मैं एक्चुअली एक वर्कaholic था। मैं दुनिया को ना, क्योंकि ये शो साल में 12 महीने मेरा काम होता था इसके लिए, मेरी पहचान इससे थी, मेरा दिमाग इसी पे चलता था। तो जब मेरे को सामने उस आदमी ने दिया, अगर कैमरा चल रहे हैं तो मैं उस किरदार में हूँ, मैं उस जोन में हूँ। उसने अगर मुझे घूस देने की कोशिश की है, मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी लगता है कि मैं एक स्टेटमेंट मेक करूं कि घूस देना कितना, मतलब मैं कितना इंटॉलरेंट हूं। मैं उसका अब उदाहरण बना दूंगा, उसका नमूना पेश कर दूंगा सबके सामने कि भाई तूने किया तो कैसे किया, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वो मैंने किया, उस आदमी को मैंने काफ़ी निचोड़ा। हो सकता है नहीं करना चाहिए था, बट उस टाइम एक मौका था मुझे। अगर कोई लड़कियों के बारे में कुछ गंदी बात बोलता है, घूस ऑफर करता है, कास्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बोलता है, तो मैं उनको समझाता नहीं था, मैं उन पे बरस जाता था। मैं उन पे, क्योंकि ना जो लोग किसी भी दूसरे को कम मानते हैं, कम दिखाते हैं, वो एक बुली लगते हैं मुझे, गुंडागर्दी लगती है मुझे। वो मेरे पास बहुत हुआ है बचपन से। तो मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं गुंडों से गुंडों की तरह ही बर्ताव करता हूँ। अब तो बात याद नहीं मेरे को, बट पहले उस टाइम मैं करता था। अगर मुझे आप गुंडे लगे, आप एक बुली लगे, तो मैं आपको बुली करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप दुनिया से मिलते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही मिलेगी, एंड वाइस वर्सा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो प्यार मुझे कई बार लगता था, बट इस वजह से नहीं कि किसी ने मुझे, वो तो मुझे लोगों की डेस्परेशन लगती थी कि नहीं शो पे आना है, लोगों के सामने दिखना है, दैट वाज ऑल। बट हाँ, कई मौके ऐसे हुए जहाँ मुझे लगा कि प्यार मिल रहा है मुझे। ओके सर, आपको ऐसा लगता है कि रूडीज की वजह से आपकी जो एक इमेज बनी, जो आपका एक पर्सोना बना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप उसी पर्सोना के प्रिजनर हो गए थे? बिल्कुल लगता है मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि छोड़ने के बाद भी, अब भी मुझे अगर किसी फिल्म का रोल मिलता है वगैरह, और कोई ऐड करता हूँ, तो उनको वो लुक चाहिए, वो दाढ़ी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वो जो पर्सनालिटी है, इट वर्कड एंड इट स्टिल वर्क्स, बिकॉज वो एक टीवीएफ का पहला जो आया था, वो मेरे उसी पे था ना, मेरे उस, इट्स सो कैरिकेचरेबल, मतलब उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। वो इतना वन डायमेंशनल तो नहीं, वो इतना लाउड था कि ऑफ कोर्स मैं उसका अब मैं उसके अलावा मैंने बहुत काम किया, यू नो, बट जो रिकग्निशन, जो सक्सेस, जो इम्पैक्ट वहाँ उस कैरेक्टर ने उस वर्ल्ड में किया, वो दोबारा नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग। आपको फील है, एहसास है इस बात का? हाँ ऑब्वियसली, यू नो, बिकॉज काफ़ी काम किया, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो चेंज हुई है, कैन आई टॉक अबाउट दैट? यस 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 प्लीज। रोडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि देन विल मूव ऑन फ्रॉम रोडीज। सो किसी भी चीज़ को ना
सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। रोडीज भी ऑडिशंस 3rd सीजन में आए, 4th सीजन में जाके थोड़े कल्ट बना, एक छोटा सा कल्ट हिट बना। 5th में वो मेन स्ट्रीम में चला गया। 6th में राजीव आया, फट गया बम। अब जो बिकॉज कंपटीशन इतना है, जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट की बरसात हो रही है, हर एक को इंस्टेंट हिट चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो पैसा लगा रहे हैं, उनको पहले उसमें ही इंस्टेंट हिट होना पड़ेगा, वरना वो पैसा वहां नहीं लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे जहां उनको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट को पालने का जो सिस्टम था वो नहीं है और ना अब होगा। अब जब आप अगर अनुराग कश्यप है, ठीक है, आप अगर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या जी, क्या है जी का, Z5 के लिए शो बनाएंगे ना, वहां ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो आपको बताएंगे कि गैंग्स ऑफ वसाईपुर कैसे बनानी है। क्यों? क्योंकि उनकी वो नौकरी है। वो नोट्स देंगे, सर आपका ना ये डायलॉग थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब यहाँ थोड़ा ना टाइट कर दीजिए, इसका ना ओपनिंग ऐसा। दिस इज अ फैक्ट। आप किसी भी क्रिएटर से पूछ लीजिए। नाउ दैट आई मेक समथिंग, मैं Amazon प्राइम के लिए एक चीज़ किया, नेटफ्लिक्स के लिए जो मैंने शो बनाया वो था IRL इन रियल लव, एंड मुझे वो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे वो अपना बेस्ट काम लगता है। आई एम हैप्पी दैट मेरा काम विथ एवरीथिंग बेहतर होता जा रहा है, बट इट्स नॉट अ सक्सेस इन दैट वे। इट वाज नॉट रिन्यूड दूसरे सीजन के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो उनके मार्कर्स होते हैं ना, वो पहले साल में आपने हिट नहीं किया। सो देयर विल बी टाइम्स, अभी मेरे को जो भी करना पड़ेगा ना, मुझे एक इंस्टेंट हिट ही लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ना आपको यहां उठ के थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको उठ के अभी थप्पड़ मार दूं ना, आपका ये एपिसोड वायरल है। डू यू डाउट इट? डू यू वांट टू टेस्ट इट? प्लीज। ये आपका प्रोमो बन गया। ये प्रोमो बन गया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।